हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी श्रुति गोयल एंड वेलकम टू करण प्रोफेशनल एकेडमी। टुडे इज लास्ट लेक्चर फॉर फाइनल अकाउंट्स, जिसमें एक मेन इलस्ट्रेशन 12 जिससे पूरे चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, वो हमें करना है अभी। एंड उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स, वो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं विद इलस्ट्रेशन 12। हमेशा क्वेश्चन में जो फर्स्ट लाइन है एंड जो रिक्वायर्ड है वो बहुत अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, तो और उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका हाफ काम वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो कभी भी सॉल्यूशन में जंप करेंगे नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2017। शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस मतलब ट्रायल बैलेंस। शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ श्री गावस्कर हु कैरीज ऑन बिजनेस अंडर द सेम नेम एंड स्टाइल ऑफ मेसर्स गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी एट बॉम्बे। तो ये ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैश इन हैंड से स्टार्ट करके कैपिटल अकाउंट तक। एंड नीचे ये जो दिया हुआ ना 1 to 5, इन्हीं को हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं, जिसके लिए हमने सारी थ्योरीज पढ़ी हैं कि किस एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है। वही ये एडजस्टमेंट है जिसके रिगार्डिंग हमको फाइनल अकाउंट्स में एंट्री करना सीखना है। आपको याद है कल मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जो ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए वो आइटम या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में एक बार आएंगे कहीं भी। Only one time the item will be entered either in P&L account or in balance sheet या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है उनका दो इम्पैक्ट आता है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस वाले आइटम ऑलरेडी डबल एंट्री हो चुका है एंड डेबिट एंड क्रेडिट मिलके वो डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, इसलिए कोई भी आइटम एक बार आएगा। लेकिन एडजस्टमेंट्स जो हैं वो अभी तक बुक्स में एंटर नहीं हुए हैं, फ्रेश एंट्री कर रहे हैं, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार पहले डबल एंट्री पास करेंगे और डबल एंट्री पास करेंगे तो दो इम्पैक्ट आएंगे ही आएंगे। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट्स बनाने में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। एडजस्टमेंट्स करते हैं। पहले जो भी एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उनको लेकर वर्किंग नोट बना लें, कैलकुलेशन कर लें और फिर फटाफट एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग पूरे बैलेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ करते हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, यानी ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बनाना है। आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग, मतलब अभी तक इनके लिए कुछ भी नहीं हुआ है, ये करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट में हम अपने पूरे एडजस्टमेंट्स का कैलकुलेशन कर लेंगे कि कहाँ क्या होना है। पहला, डेप्रिशिएट बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस बाय 5%। तो ट्रायल बैलेंस में जिस जिस आइटम में एडजस्टमेंट है उसमें राइट टिक कर लेंगे, ताकि जब हम उसको एंटर करें तो उसका एडजस्टमेंट भी उसके साथ हम एंट्री कर दें। सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन 5%। ये रही बिल्डिंग, बिल्डिंग में राइट टिक कर दें ताकि इसका एडजस्टमेंट करने याद रहे। 6 लाख बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है, 6 lakh, depreciation at the rate of 10%. Depreciation building में 5%, 6 lakh into 5%, that is depreciation amount is 30,000। ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। सेकेंड देखिए क्या कहते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है 2,14,000। फर्नीचर 2,14,000। इसके लिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। फर्नीचर एंड फिक्चर्स बाय 10%। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 was sold for the same price but sale proceeds were wrongly credited to sales account। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी दिख रही है? 2,14,000। इसमें क्या बोल रहे हैं? रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी? रॉन्ग एंट्री। 14,000 का एक फर्नीचर सेल किया, लेकिन वो क्रेडिट किस में कर दिए? सेल अकाउंट में, टू सेल्स अकाउंट 14,000 से।
और डेबिट क्या हुआ होगा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट में ही मिला है। ये नहीं बताया कि डेबिट में कुछ भी गलत हुआ है, मतलब हम ये मान के चलेंगे डेबिट सही चीज से हुआ है। जबकि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी इसकी, सेल किया है 14,000 में, तो कैश मिली है, कैश अकाउंट डेबिट 14,000 टू फर्नीचर अकाउंट बाय 14,000, मतलब डेबिट जो करना था वही किया, सेल्स अकाउंट को कुछ भी नहीं करना था, जबकि क्रेडिट कर दिया। तो इसका इम्पैक्ट खत्म करना है तो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करेंगे इसके लिए, रेक्टिफिकेशन, सेल्स को क्रेडिट कर दिया था गलती से, तो इसको सही करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे बाय 14,000। अब सेल्स 14,000 से अधिक दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ये गलत किया, सेल्स अकाउंट में 14,000 एक्स्ट्रा जोड़ दिया है जो कि नहीं जोड़ना था। तो हम सेल्स में यहाँ पे राइट लगा के माइनस 14,000 लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि सेल्स से 14,000 हमें माइनस करना है। टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था लेकिन नहीं किया, तो अब कर देंगे, मतलब सेल अकाउंट को अब हमको 14,000 से डेबिट करना है, सेल्स में माइनस करेंगे 14,000 एंड फर्नीचर को 14,000 से क्रेडिट करना है, मतलब फर्नीचर में भी 14,000 हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, मतलब परचेज प्राइस है 14,000 और सेल प्राइस भी है 14,000, तो सेल प्राइस माइनस WDV इज इक्वल टू 14,000 माइनस 14,000, सो WDV नो प्रॉफिट या लॉस। तो P&L में प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ डेप्रिसिएशन, सेल ऑफ फर्नीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा फर्नीचर दिया हुआ है 2,14,000 का, लेस इसमें माइनस करेंगे सोल्ड वाला, माइनस कर दिया 14,000, बैलेंस कितना बचा अब 2 लाख। इस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 20,000, ये हो गया डेप्रिसिएशन। नाउ नेक्स्ट सी, ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%, purchase of typewriter during the year for 40,000 has been wrongly debited to purchase। थर्ड, टाइपराइटर हमने 40,000 का परचेज किया, उसकी क्या एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश, क्योंकि कैश में परचेज किया तो कैश की क्रेडिट तो सही की, ये हमने पास की रॉन्ग एंट्री। जबकि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना चाहिए था, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेज और सेल, तो केवल डेबिट और क्रेडिट कब होता है, जब सेल ऑफ गुड्स होता है। लेकिन अगर सेल और परचेज ऑफ मशीन्स या फिर कोई भी एसेट है तो वो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं। टू कैश अकाउंट 40,000, ये है हमारी करेक्ट एंट्री। तो अब हम रेक्टिफिकेशन वाली क्या एंट्री करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए परचेज को डेबिट कर दिया जबकि नहीं करना था, इसलिए परचेज को कर देंगे टू परचेज अकाउंट, मतलब परचेज से हमें 40,000 माइनस करना पड़ेगा। एंड ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना था लेकिन नहीं किए, इसलिए ऑफिस इक्विपमेंट को अब डेबिट करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट बाई 40,000। तो हम परचेज में भी एडजस्टमेंट लिख ले रहे हैं, माइनस करना है हमें 40,000, और ऑफिस इक्विपमेंट में भी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का एंड न्यू परचेज का। तो देखिए ऑफिस इक्विपमेंट का बैलेंस कितना बता रहा है क्वेश्चन के अनुसार, ट्रायल बैलेंस के अनुसार 1,60,000, प्लस करेंगे इसमें परचेज 40,000, तो न्यू WDV क्या हो जाएगी 2 लाख। इस पे डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में कितना बोला है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, दैट इज 30,000 विल बी डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फर्नीचर पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट पे 30,000 एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हमने 30,000, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बता रहे कितना है 4,40,000। इसका एक ये P&L साइड में जाता है, P&L में क्रेडिट साइड
एंड नेक्स्ट बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखते हैं करंट असेट में क्लोजिंग स्टॉक। ये दो इम्पैक्ट हो गए। थर्ड नंबर 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, मतलब गोडाउन रेंट का 2 मंथ का रेंट हमने पेमेंट नहीं किया है। देखते हैं रेंट फॉर गोडाउन कितना है, 55,000। इसमें भी एडजस्टमेंट है। हमने गोडाउन का रेंट कितना पे किया, रेंट पेड फॉर 2 मंथ का नहीं पे किया, मतलब ये कितने मंथ का पे किया है, टोटल ईयर होता है 12 मंथ का, जिसमें से 2 मंथ का पे नहीं किया है। तो हमने 10 मंथ के लिए कितना पे किया, 55,000। तो रेंट फॉर 1 मंथ 55,000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5500। तो रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2 months इज इक्वल टू 5500 इंटू 2 दैट इज 11,000। ये क्या होगा, एक तो रेंट जो रेंट वाला एक्सपेंस है उसमें ऐड हो जाएगा और दूसरा लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में शो होते रहेगा। 2 इम्पैक्ट हो गए, एक बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और दूसरा रेंट में ऐड होके शो होगा रेंट आउटस्टैंडिंग। तो टोटल रेंट हो जाएगा 5500 इंटू 12 66,000। नेक्स्ट 6 नंबर एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम, ये हो गया 11,000 आउटस्टैंडिंग रेंट में। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ is payable at 12% per annum. This loan was taken on 1/5/2016. तो देखिए विश्वनाथ का लोन का अमाउंट कितना है, लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख। लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख टेकन ऑन 1/5/2016। मतलब कितने मंथ के लिए हमने लिया, मई 1/5 में लिया, यानी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 11 मंथ्स के लिए फॉर 11 मंथ्स। तो इस पे 11 मंथ का इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा। 11 डिवाइड बाई 12 इंटू 12/100। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा, 33,000। इंटरेस्ट टोटल कितना हो रहे हैं 11 मंथ का 33,000, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कितना पे किया है 27,000 और 6,000 अभी भी हमने पे नहीं किया। तो इंटरेस्ट पेबल जो कि आउटस्टैंडिंग है अमाउंट इज 6,000 इज स्टिल अनपेड। तो इंटरेस्ट पेबल हो जाएगा 6,000, अभी भी पेबल है। टोटल इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस कितना दिखेगा 33,000, 27,000 जो पे कर दिए वो और 6,000 जो पे करना बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने 1 मई 2016 को लोन लिया है और 1 मई से 31 मार्च तक टोटल 11 मंथ होते हैं। तो 3 लाख पे 11 मंथ का 12% के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट है 33,000। आउट ऑफ दैट वी हैव पेड ओनली 27,000। रिमेनिंग 6,000 इज पेबल जो कि P&L में ऐड होके दिखेगा इंटरेस्ट के साथ एंड बैलेंस शीट में एज एन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी शो होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इस तरीके से अगर आप ट्रायल बैलेंस में एक एक एडजस्टमेंट को लिख लेते हैं तो फिर आपका जैसे जैसे ये आइटम पोस्ट करते जाएंगे आप P&L एंड बैलेंस शीट में, उसी के साथ आपकी एंट्री वहां पे होते जाएगी एडजस्टमेंट की भी और कोई भी मिस्टेक का चांस नहीं रहेगा। Reserve for bad debt is to be maintained at 5% for sundry debtor। तो provision for bad debt क्या हो जाएगा, debtors into rate। debtors का अमाउंट देखते हैं ट्रायल बैलेंस में। कहाँ पे लिखा हुआ है debtors सन्ड्री क्रेडिटर्स है ये 4,30,000। सन्ड्री डेटर्स थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है 8,60,000।
सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है 8,60,000। इस पे हमें कैलकुलेट करना है 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट। 8,60,000 इंटू 5%, 43,000 विल बी आवर प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, तो यहाँ डेटर्स के सामने हम ये लिख लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट 43,000। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स और बैड डेट। तो ये सब ट्रायल बैलेंस में लिखा है, मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ट्रायल बैलेंस में लिखा है, मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड इन डेटर्स अमाउंट, और वो केवल P&L में शो करना है, डेटर्स ऑलरेडी माइनस हो चुका है। उसी तरीके से डेप्रिसिएशन भी अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मतलब वो असेट से एडजस्ट हो चुका है, केवल अब P&L अकाउंट में लिखना है, असेट से और माइनस करने की जरूरत नहीं। एडजस्टमेंट में दिया है तो 2 ट्रीटमेंट उसके होंगे, लेकिन ट्रायल बैलेंस में लिखा है मतलब वो एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी, बस उसे P&L में अब लिखना है। कोई भी एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा है मतलब वो अपने दूसरे अकाउंट में एडजस्ट हो चुका है, अब उसे केवल P&L में इस तरीके से शो करना है। उसी तरीके से मान के चलिए रेंट पेबल ट्रायल बैलेंस में लिखा है, मतलब वो वहां पे एडजस्ट हो चुका है, किसमें, रेंट में ऐड हो चुका है, अब वो केवल बैलेंस शीट में शो करना है। तो ये सब प्रैक्टिस का मैटर है, आपको प्रैक्टिस करते करते चीजें समझ में आ जाएंगी। रेंट पेबल हमारी लायबिलिटी है तो वो एज अ लायबिलिटी तो शो होगी ही। ट्रायल बैलेंस में लिखिए मतलब एक जगह एडजस्ट हो चुकी है, तो कहाँ एडजस्ट हुई होगी, रेंट में। तो रेंट का फुल अमाउंट दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, और ऐड करने की जरूरत नहीं इसका मतलब, और रेंट पेबल को सीधे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। नाउ नेक्स्ट 8 नंबर एडजस्टमेंट, 8 में है ये 6 नंबर। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टुवर्ड प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब ये क्या हो गई, ड्रॉइंग। प्रोप्राइटर ने पर्सनल एक्सपेंस किया है, मतलब इट इज इक्वल टू ड्रॉइंग। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिख रहा है टोटल, 55,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, 55,000 लेस ड्रॉइंग जो पर्सनल यूज के लिए हुआ है कुछ भी अगर ओनर के, तो दैट इज इक्वल टू ड्रॉइंग। तो 15,000 केवल बिजनेस के हैं, यहाँ पे हमें इंश्योरेंस प्रीमियम में से लेस करना पड़ेगा कितना, 40,000, और कैपिटल में भी दिखेगी ड्रॉइंग 40,000। 2 इम्पैक्ट हो गए, एक तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम के एक्सपेंसेस से माइनस करेंगे और दूसरा कैपिटल में ड्रॉइंग के रूप में लेस करेंगे। एंड बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2016 टू 30th June 2016। ये जो 15,000 है वो कब से कब तक है, 1/4/16 से 30th June 2017, मतलब 31st मार्च तक 12 मंथ और 31st मार्च 2017 के बाद अप्रैल, मई एंड जून प्लस 3 मंथ्स, दैट इज टोटल ये कितने मंथ का शो कर रहा है, 15 मंथ्स का अमाउंट शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो भी माइनस कर देंगे। 15,000 इज फॉर 15 मंथ, तो 15,000 डिवाइड बाय 15 इंटू हमें कितना मंथ का चाहिए, केवल 12 मंथ का, तो 12,000। अब इसको कैसे सेग्रीगेट करेंगे, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है 15,000, इसमें 2 पार्ट हम डिवाइड कर दिए, 12,000 एंड 3,000। 12,000 बिलोंग टू दिस ईयर, तो ये पीरियोडिक कॉन्सेप्ट के अनुसार सही है, एंड ये बिलोंग टू नेक्स्ट ईयर, तो ये दिस ईयर वाला एक्सपेंसेस में चले जाएगा और नेक्स्ट ईयर वाला हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है बैलेंस शीट में एज एन असेट, करंट असेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये करंट असेट में चले जाएगा। इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12,000 शो होगा और 40,000 जो है ड्रॉइंग में से माइनस होगा। तो अगर ये 55,000 को हम अगर डिवाइड करें तो आउट ऑफ 55,000 40,000 इज ड्रॉइंग and 15,000 in insurance premium for business, and out of this 15,000 12,000 is for current year and 3,000 is for next year.
तो ये भी हम एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। एंड लेस 3000 प्रीपेड के रूप में, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट हमने देख लिए। ट्रायल बैलेंस के आइटम के आगे हमने रफ में लिख भी लिया। आप एग्जाम में भी पेंसिल से इस तरीके से लिख सकते हैं कि किस किस आइटम में क्या क्या एडजस्ट करना है। ये आपका वर्किंग नोट का कैलकुलेशन हो गया, और इस तरीके से आप बिल्कुल लिख सकते हैं वर्किंग नोट का कैलकुलेशन अपने एग्जाम शीट में भी। और अब सारे कैलकुलेशन के बाद हम बनाना शुरू करते हैं ट्रेडिंग P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17। particulars and amount, particulars and amount, and balance sheet of Viswanath and Company as at 31st March 2017. Liabilities, amount, assets and amount. कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इतने अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि हाफ आवर में पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। अगर आप हाफ आवर में ये क्वेश्चन कवर कर पाते हैं तो ही आप एग्जाम में पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम आएगा 16 मार्क्स का क्वेश्चन, और अगर 16 मार्क्स के लिए आप हाफ आवर से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली प्रैक्टिस ये करनी है कि आधे घंटे में आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आप जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हमेशा टाइम का ख्याल रखना है कि सही हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही हो उसके बाद जब नेक्स्ट रिवाइज करते हैं तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाए। आप कितने मार्क्स का आ रहा है वो क्वेश्चन, उसके बेसिस पे टाइम डिवाइड कीजिए। जैसे 16 नंबर का क्वेश्चन है तो आधे घंटे में कंप्लीट करना है इस तरीके से, और फिर प्रैक्टिस कीजिए। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस ही वो मंत्र है जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, और कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए, आपकी प्रैक्टिस ही आपको बेस्ट बनाएगी, टॉपर बनाएगी, और कोई अलग माइंड होने की जरूरत नहीं है। सबके पास बहुत अच्छा माइंड है, किसी को भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। आप सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस आपको खुद पे यकीन रखना है एंड जितने अच्छे से हो सके रिवाइज एंड प्रैक्टिस करना है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइटम से, हमें कैश इन हैंड, जो कि हमें पता है बैलेंस शीट में जाते हैं, तो बैलेंस शीट में लिख दीजिए, लास्ट में रहते हैं। ये टोटल के लिए हम जगह छोड़ देते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं कैश इन हैंड 14,000, कैश एट बैंक 26,000। देन नेक्स्ट डेटर्स 8,60,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 43,000। तो 8,60,000 माइनस 43,000 8,17,000। यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देते हैं, हमें एडजस्टमेंट के थ्रू पता है क्लोजिंग स्टॉक है 4,40,000। ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट है, ओपनिंग स्टॉक, और हमें प्रोविजन एंड क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग P&L में एडजस्ट करना है। तो अब ट्रेडिंग में लिख लेते हैं। ट्रेडिंग में तो हमें पता है क्या क्या आइटम आते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इसमें से रिटर्न वगैरह लेस करना है, सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है हमें पता है 4,40,000। ओपनिंग स्टॉक है, जो जो आइटम होते जाते हैं उन्हें हम राइट टिक करते जाते हैं। एंड ओपनिंग स्टॉक इज गिवन एज 6,20,000। परचेज एंड सेल भी हम नोट कर लेते हैं। परचेज लिखा है 14 लाख लेस रिटर्न इज 26,000 एंड लेस वो जो फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट था 40, ऑफिस इक्विपमेंट वाला था 40,000। तो 14 लाख माइनस 26,000 एंड माइनस 40,000, 13 लाख एंड 34,000। नेक्स्ट इज सेल। तो सेल दिया हुआ है 23 लाख
इसमें से लेस करते हैं हम रिटर्न। रिटर्न दिया हुआ है 42,000, लेस करेंगे जो फर्नीचर वाली एडजस्टमेंट थी 14,000। हमने डिस्कस किया हुआ है हम क्यों लेस कर रहे हैं। सो 23 लाख माइनस 42,000 माइनस 14,000, इसलिए सेल की वैल्यू है 22,44,000। अभी यहाँ पे कैरियज इनवर्ड वगैरह और भी कुछ हो सकता है, इसलिए अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। इनका डेप्रिसिएशन जो भी हमने कैलकुलेट किया था अपने वर्किंग नोट में, उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन पहले यहाँ पे नोट करते जाते हैं। डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट पे 30,000 एंड बिल्डिंग पे 30,000। ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 80,000। ये हम अब बैलेंस शीट में आइटम्स को नोट कर देते हैं। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिख देते हैं बिल्डिंग, क्योंकि ऊपर बिल्डिंग आएगी ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंस। हमने कल परमानेंस अप्रोच पढ़ा था, जिसमें सबसे ऊपर में सबसे फिक्स्ड आइटम को लिखते हैं एंड देन उसके नीचे क्या लिखते हैं, उससे लिक्विड, उसके नीचे उससे लिक्विड और नीचे में मोस्ट लिक्विड आइटम हम लिखते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब हम नोट करते जाते हैं। एक और डेप्रिसिएशन है, शायद हमारा रह गया है, मोटर कार। मोटर कार पे डेप्रिसिएशन 20%। ये हमने अपने वर्किंग नोट में नहीं कैलकुलेट किया। मोटर कार का अमाउंट कितना है, यहाँ पे अभी मोटर कार के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्डिंग के बाजू में ही 1A मोटर कार पे डेप्रिसिएशन, मोटर कार की वैल्यू है 2 लाख। इस पे डेप्रिसिएशन इंटू 20%, दैट इज 40,000 डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। ठीक है, तो यहाँ पे मोटर कार भी लिख देंगे 40,000, तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,20,000। ये डी नंबर था जो हमने लिखना छोड़ दिया था। अभी बिल्डिंग 6 लाख की माइनस डेप्रिसिएशन, इस पे हमने कैलकुलेट किया 30,000, तो फाइनल वैल्यू 6 लाख माइनस 30,000, 5,70,000। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्चर्स 2 लाख लेस डेप्रिसिएशन, इस पे हमारा आया था 10% 20,000, 1,80,000 विल बी फाइनल वैल्यू। नेक्स्ट था हमारा ऑफिस इक्विपमेंट, जिसकी भी वैल्यू आई थी लास्ट में 2 लाख। लेस करते हैं इससे डेप्रिसिएशन 30,000 एट द रेट ऑफ 15%, 1,70,000। देन नेक्स्ट हमारा आइटम था मोटर कार, जिसकी वैल्यू भी 2 लाख थी, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं 40,000 का, तो WDV आ जाएगी इस ईयर के लिए 1,60,000। तो ये P&L में भी नोट हो गए और बैलेंस शीट में भी नोट हो गए। नेक्स्ट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम करंट लायबिलिटी में लिख देते हैं। सन्ड्री करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट इज 4,30,000। देन नेक्स्ट लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख, इस पे इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग, वो भी नोट कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किए थे हमने लोन फ्रॉम विश्वनाथ में 6,000 और इंटरेस्ट में पूरा 33,000 लिखना है। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मतलब अभी डेटर्स से माइनस हो चुका है और ये क्रेडिट साइड में दिख रहा है, मतलब इट विल बी शोन इन बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज 30,000। यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा है
रिजर्व फॉर बैड डेप्ट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स, जबकि ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का कितना दिख रहा है 30,000। तो यहाँ हमें एडजस्टमेंट में इसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट। हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अभी रिक्वायर्ड कितना है, क्लोजिंग में कितना रिक्वायर्ड है 43,000, जिसमें से लेस ओपनिंग ऑलरेडी है कितने का हमारे पास 30,000 का। तो न्यू कितना क्रिएट करना पड़ेगा, केवल 13,000 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें कितना एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा 13,000। हमने इलस्ट्रेशन 4 में सीखा था। यहाँ पे मैं आपको अकाउंट बना के भी शो करती हूँ। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, इसलिए इसका मान के चल रहे हैं क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट साइड में ही लिखा होता है। तो ये हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 30,000, और बैलेंस कैरीड डाउन हमें बता रहे हैं कितना चाहिए 43,000। तो बचा हुआ कहाँ से हम लेके आएंगे, कहाँ चार्ज करेंगे, P&L अकाउंट में 13,000। तो दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेटर से पूरा क्रिएट होगा कितना, क्लोजिंग जो 43,000 है वो पूरा माइनस होगा, लेकिन P&L में कितना चार्ज होगा, जो भी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है 13,000। तो इस तरीके से देखिए आपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस में वो आइटम देखा तो आपको समझ में आया कि ओपनिंग भी है, तो बचा हुआ ही P&L में केवल चार्ज करेंगे, पूरा चार्ज P&L में करने की जरूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हमें कितना और बनाने की जरूरत है, केवल 13,000। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज। परचेज हमने कर लिया, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न वी हैव डन। नेक्स्ट इज सैलरीज। सैलरी इज ऑल्सो अवर एक्सपेंस, जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधे सीधे 1,10,000 का अमाउंट विल बी रिटन इन P&L अकाउंट। नेक्स्ट इज रेंट फॉर गोडाउन। तो रेंट गिवन 55,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000, टोटल रेंट कितना हो गया 66,000 विल बी शोन इन P&L, क्योंकि 55,000 तो पे कर दिया है, 11,000 पे करना है। टोटल ईयर का, इस ईयर का टोटल पीरियोडिक कॉन्सेप्ट के अनुसार रेंट होता है 66,000, दैट मस्ट बी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दिस ईयर ओनली। नाउ बैलेंस शीट में हम करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट फ्रॉम विश्वनाथ। तो हमने बैलेंस शीट में तो लिख दिया 6,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 27,000 प्लस पेबल ऑलरेडी 6,000 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो टोटल 33,000 विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेट एंड टैक्सेस, इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधे सीधे रेट एंड टैक्सेस 21,000 P&L में आ जाएगा। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, वो डेबिट साइड में लिखा है, वो हमारा एक्सपेंस है। एंड नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड जो होगा वो होगी हमारी इनकम 16,000। फ्रेट ऑन परचेज, दिस इज कैरियज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। परचेज के लिए जो भी फ्रेट होता है, गोडाउन में लाने तक जो भी एक्सपेंस है, वो कहाँ चार्ज होगा, ट्रेडिंग P&L में। तो परचेज पे जो फ्रेट है वो P&L में चार्ज नहीं होगा, बल्कि कहाँ चार्ज होगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। अमाउंट इज 12,000। द नेक्स्ट कैरियज आउटवर्ड, मतलब सेल करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हुए, दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरियज इनवर्ड कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन कैरियज आउटवर्ड हमेशा जाता है 20,000 P&L अकाउंट में। कैरियज इनवर्ड गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट, कैरियज आउटवर्ड गोज टू P&L अकाउंट। नेक्स्ट ड्रॉइंग। तो हम यहाँ पे कैपिटल लिख लेते हैं, हमें पता है कैपिटल कितनी दी हुई है 16,20,000 लेस इसमें से ड्राइंग 1,20,000 और लेस एक और ड्राइंग जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट की 40,000 इंश्योरेंस प्रीमियम वाली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का चार्ज है 18,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है 22,000।
इंश्योरेंस का चार्ज हमें पता है, लिखा है यहाँ पे इंश्योरेंस का चार्ज 55,000 लेस ड्राइंग 40,000 लेस प्रीपेड जो हमने कर दिया है 3,000, तो बचा 12,000 विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस, जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो हमारी असेट है और वो दिखेगी बैलेंस शीट में 3,000 एज प्रीपेड। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ ही कर दिया शो, अब ताकि कहीं भी कुछ भी छूटने की या गड़बड़ी के चांसेस नहीं होंगे। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस हैं 30,000। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, थोड़ी सी प्लेस कम पड़ जा रही है जिसके कारण हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। बैड डेब्ट इज 20,000। बैंक चार्जेस 16,000 एंड मोटर कार एक्सपेंस दिया हुआ है 36,000। ये हमने अपने सारे एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर लिए। ये बैलेंस शीट की हेडिंग हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं ताकि हमारा P&L अकाउंट सही से बन पाए, ठीक है। ये बैलेंस शीट की हेडिंग आप डालेंगे, ऐसे माइनस नहीं करेंगे। मोटर कार के एक्सपेंसेस हैं 36,000। अब हम यहाँ पे सारे आइटम आ चुके हैं, कोई एडजस्टमेंट छूटी तो नहीं, देख लीजिए। बिल्डिंग पे, मोटर कार पे, सब पे डेप्रिसिएशन हमने कर दिया, मोटर कार वगैरह का बैलेंस सही लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, रेंट लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया, सन्ड्री डेटर पे प्रोविजन क्रिएट कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम भी एडजस्ट कर दिया। ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम हमने नोट कर लिया। अब देखिए ऑल चेकलिस्ट हमारी हो गई कि हर किसी में राइट लगा हुआ है, हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब बारी है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने की, तो वो हम करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। इधर क्रेडिट साइड का टोटल है 22,44,000 प्लस 4,40,000, 26,84,000 इज टोटल। उसमें से जब हम माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक 620 माइनस 1334 माइनस 12,000, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है 7,18,000। ये यहाँ पे आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 7,18,000। नाउ टोटल विल बी टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस 16,000, 7,34,000। अब ऑल द एक्सपेंसेस को हम टोटल करते हैं। जनरल एक्सपेंसेस फॉर 30,000, ओके, 30,000 plus 24,000 plus 21,000 plus 33,000 plus 66,000 plus 1,10,000 plus 13,000 plus 1,20,000 plus 20,000 plus 18,000 plus 22,000 plus 12,000 plus 20,000। ये आपके सामने इसलिए कैलकुलेट कर रही हूँ मैं ताकि आप भी देखें कि हमेशा आपको सोल्यूशन से नहीं देखना है, खुद से कैलकुलेट करना है। जब आपका कैलकुलेशन सही आता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हमने सही ट्रीटमेंट किया है और कोई भी दिक्कत नहीं है। इट इज जस्ट टू मेक यू फील कॉन्फिडेंट। आप हमेशा ये टैली खुद से करेंगे, आपका अगर बैलेंस मैच भी हो जाता है तो भी आप खुद से ये चीज कैलकुलेट करेंगे कि आपके टोटल सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, ये नहीं कि आइटम मैच कर लिया, बुक से देख लिया, बुक में भी वही है, हमारा आइटम भी वही है, मतलब हमने सही किया है। तो एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 5,61,000, तो 7,34,000 माइनस 5,61,000 जब करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है टू नेट प्रॉफिट 1,73,000, जो कि ऐड कर देंगे हम कैपिटल में। ये ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट को। तो इस तरीके से जब हम ट्रांसफर कर दिए तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया 16,33,000। नाउ व्हेन यू टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड 1633 प्लस 3,06,000 प्लस 43,000 प्लस 11,000, तो आपका बैलेंस शीट का टोटल आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट 43,000,
30,000. तो प्लस 4,30,000 इज इक्वल टू 23,80,000. नाउ टोटल ऑफ असेट साइड 5,70,000 प्लस 180, 5,70,000 प्लस 180 प्लस 170 प्लस 160 प्लस 3,000 प्लस 440 प्लस 817 प्लस 26 प्लस 14. सो 23,80,000. आप इस तरीके से करते हैं तो कभी भी देखिए, मैंने भी आपके सामने ही सॉल्व किया है फर्स्ट टाइम. जस्ट जो ट्रिक्स बताए हैं, जो रूल्स बताए हैं, उनको फॉलो करते हुए, और इतने ही इजीली आप भी कर सकते हैं. आपको ज़रूरत ये है कि खुद पे यकीन रखिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, एडजस्टमेंट अपने वर्किंग नोट में सॉल्व कीजिए, देख लीजिए कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट जाएगा उसकी जर्नल एंट्रीज एंड ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर ये सॉल्व कर दीजिए इस तरीके से. एक आइटम को P&L एंड बैलेंस शीट में लिख के लास्ट में खुद के कैलकुलेटर पे टोटल करके प्रैक्टिस कीजिए. दैट विल मेक यू परफेक्ट इन फाइनल अकाउंट्स. ये तो हो गया हमारा सोल्यूशन. कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल मैनर में आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने की कोशिश की है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये पेज नंबर 7.50 में अ समरी ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट दी हुई है. ये आप खुद से पढ़ेंगे और नोट करेंगे कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट होता है ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट का. ये हम जब एनजीओ चैप्टर करेंगे, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, तो एक बार फिर से ये एडजस्टमेंट्स देख लेंगे, क्योंकि वहां पे भी ये सारे एडजस्टमेंट्स यूज होने हैं, तब रिवाइज भी हो जाएगा. अब नेक्स्ट एक टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये आईएमपी थ्योरी है, इसको आप रीड करेंगे. एक बार समराइज्ड मैनर में मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या क्या लिमिटेशंस है. फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं, उनमें क्या क्या लिमिटेशन है. पहला तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो भी असेट्स है, जैसे ये बिल्डिंग है, हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट में शो की है. हमने जब खरीदी थी परचेज प्राइस, तब उसका वो प्राइस था. आज की डेट में अगर उसको वैल्यू करेंगे तो वो बिल्डिंग की प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, 10 to 12 टाइम, 100 टाइम्स ज़्यादा भी हो सकती है. लेकिन क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, करंट वैल्यू नहीं लिखते, जिसके कारण हमारी बैलेंस शीट अंडर वैल्यूड शो होती है, खास करके लैंड और बिल्डिंग के मैटर पे, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है 5-10 साल में. जबकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वो भी डेप्रिसिएशन लगा के शो करते हैं, जिसके कारण अंडर वैल्यूड दिखती है बैलेंस शीट. करंट वैल्यू ऑफ द असेट्स नहीं दिखते, बल्कि हिस्टोरिकल कॉस्ट शो होते हैं. नेक्स्ट लिमिटेशन है इनटेंजिबल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. मान के चलिए कोई कंपनी छोटी है, कमजोर है, लेकिन उसके एम्प्लॉयज, उसके डायरेक्टर्स और उसका जो बिजनेसमैन है वो बहुत अच्छा है, तो वो कंपनी बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी. और एक बड़ी कंपनी जिसके एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, ओनर को कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो कंपनी डाउन हो जाएगी, डाउनफॉल हो जाएगी. तो ये इनटेंजिबल पॉइंट्स की तो केवल फाइनेंशियल डेटा शो करते हैं. इनटेंजिबल जो पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है, वो फाइनल अकाउंट्स कभी भी शो नहीं करते हैं. नेक्स्ट परपेचुअल कंटिन्यूटी एंड पीरियोडिकल अकाउंट. हम ये मान के चलते हैं कि परपेचुअली बिजनेस कंटिन्यू रहेगा एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसके कारण हम अकाउंटिंग में सालों की 10 साल 15 साल 20 साल तक प्लानिंग करके चलते हैं. जैसे कोई असेट है, उसको हम 15-20 साल में भी डेप्रिशिएट करते हैं, तो ये गलत होता है. जरूरी नहीं है बिजनेस उतने टाइम तक चल पाए, और जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है. ये भी एक लिमिटेशन है. देन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज. हर एक कंपनी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती है. जैसे कोई कंपनी SLM मेथड ऑफ अकाउंटिंग कर रही है, कोई WDV ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो कर रही है. इस तरीके से हर एक कंपनी या फिर एक ही कंपनी पिछले साल से नेक्स्ट ईयर में अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करती हैं. ऑल्दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक अकाउंटिंग में एक स्टैंडर्ड सिमिलैरिटी लाने के लिए, फिर भी बहुत सारी पॉलिसीज होती है जो कंपनी टू कंपनी डिफर करती हैं, जिसके कारण उनको कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है. उसी तरीके से जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं होती कि मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, कैसे काम कर रहा है. तो ये कुछ लिमिटेशन है फाइनल अकाउंट्स की. ये लिमिटेशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ेंगे. फाइनल अकाउंट पढ़ना है, और ओवरऑल पूरे कॉमर्स में, पूरे अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको सोशल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट और इन सब चीज़ों के थ्रू ओवरकम किया जाता है. कुछ बहुत सारी रिपोर्ट्स आजकल कॉम्प्लायंस लॉज वगैरह आ रहे हैं जिनसे इन लिमिटेशन को ओवरकम किया जा रहा है. लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए बैलेंस शीट, P&L एंड ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं, लेकिन उनके कभी भी उनके रोल को डिनाई नहीं किया जा सकता.
उनकी इम्पोर्टेंस, उनके रेलिवेंस को कभी भी कम नहीं माना जा सकता है। और आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी फाइनल अकाउंट्स को कम मत समझिए, क्योंकि आने के बाद भी बहुत बार होता है कि हम जल्दी जल्दी ना लिख पाए, तो उसको जल्दी जल्दी लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपको। और उसके अलावा जल्दी जल्दी और सही। और आपको एक और बात बता रही हूँ, हमने मान के चलिए आपको लग रहा है आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, फिर भी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, छोड़ दीजिए, वहां पे लायबिलिटी साइड का टोटल कीजिए और जो लायबिलिटी साइड में आ रहा है वही एसेट साइड में लिख दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका कैलकुलेटर गड़बड़ हो रहा हो कुछ, या फिर कुछ एक आध आइटम छूटा हो जिसके कारण आप अपना टाइम फिर से पूरा टैली करने में वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार बना दिया, जो बना दिया, आप बनाते समय पूरी सावधानी रखिए। एक बार जो बना दिया ना, उसके बाद लग रहा है गलती जल्दी से पकड़ में आ जाएगी, तब तो ठीक है मैच कर लीजिए, वरना नहीं। जो भी हो रहा है करके आगे बढ़िए, वो प्लेस छोड़ दीजिए वहां पे। एंड देन जब बाद में लास्ट में टाइम बचता है तो उसको फिर से देखिए, कुछ समझ में आता है तो कीजिए, नहीं तो जो बनाए उसमें छोड़ दीजिए। कुछ नहीं तो स्टेप मार्किंग में तो मार्क्स मिलेंगे, 16 नंबर का 12 मिल जाएंगे, 13 मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे। और अगर उसी क्वेश्चन में अटके रह गए, पता चला वो तो हमसे बना ही नहीं, बाकी क्वेश्चन के लिए भी टाइम नहीं बचा, तो कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। जनरली ये टाइप के क्वेश्चन जिसमें उलझने वाला है, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, उनको लास्ट में बनाइए, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन बना लीजिए। आपकी जब एग्जाम आने वाली होगी इन नवंबर, मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगी एग्जाम के ट्रिक्स की, एग्जाम में परफॉर्म करते समय क्या क्या बात का आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए इतना काफी है। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, बिलीव इन योर सेल्फ, बी मोटिवेटेड, एंड थैंक यू सो मच।